हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं प्रवीण शौकर आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन टीचर ट्रू लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। ये मेरी साइकोलॉजी की वीडियो नंबर 6 है और मैंने एक टेस्ट भी कराया है। आपको इस साइकोलॉजी की सीरीज़ में बढ़ते हुए मैं आपको आज बताने वाला हूं अधगम के पठार और अधगम के वक्र कैसे बनते हैं और किस प्रकार इनको हम निरूपित करते हैं वक्र में। हमारे जो क्लासेस हैं अपने थोड़े समय लेते हुए अपने टीचर्स को ऐड करते हुए चलना स्टार्ट हो गई हैं। हमारे इस चैनल पर एयरफोर्स की जो क्लासें लग रही हैं वो प्रवेश सर के द्वारा जो इंग्लिश पढ़ाते हैं आपको, सत्येंद्र सर जो फिजिक्स ले रहे हैं आपकी, और आपके राघव सर हैं जो मैथ ले रहे हैं, और यूपीएससी आपके दीपक सर संभाल रहे हैं, और यूपी टेट सी टेट के लिए मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और शैलेंद्र सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, और जल्दी ईवीएस की यूपी टेट के लिए क्लास आने वाली हैं और भी टीचर ऐड होने वाले हैं। तो यह चैनल बहुत ही आगे जाने वाला है। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा और अपना विश्वास बनाए रखिएगा हम इसको, और जो भी आपको लगता है कोई भी कमी है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और हो सकता है तो हमें कुछ अपनी राय भी दीजिए जिसके हम इसमें अपना सुधार कर सकें। तो बिना समय बिताए हुए मैं अब आगे बढ़ूंगा। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अधगम के पठार। अधगम के पठार क्या होता है? जब अधगम की दर में लंबे समय तक स्थिरता की स्थिति हो, यानी कि अधगम के दर में जब लंबे समय तक स्थिरता की स्थिति हो, अर्थात ना तो अधगम वक्र में चढ़ाव आ रहा हो और ना ही अधगम वक्र में उतार आ रहा हो, इस स्थिति को अधगम पठार कहते हैं। यानी कि जब बच्चा पहले कुछ समय न तो सीख रहा है, या तो जैसे बच्चा कोई पढ़ रहा है उस टाइम पे उसके ज्ञान में न तो उन्नति हो रही है और न उसका ज्ञान कम हो रहा है, मतलब एक स्थिति ऐसी आ गई है जहाँ पे उसका जो अधगम की जो स्थिति है वह रुक गई है, तो उसको क्या बोलते हैं? अधगम का पठार। देखिए, मैंने इसको आपके द्वारा ये निरूपित करके दिखाया हुआ है। देखिए, ये बच्चा जैसे पहले सीख रहा है, एक स्थिति ऐसी आ गई यहाँ पे उसकी सीखना बंद हो गई। देखिए, ये है सीखने की मात्रा को दर्शा रहा है ये, और ये सीखने का समय भी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए, अभी समय भी बढ़ रहा है और समय के साथ साथ सीखने की मात्रा भी बढ़ रही है। लेकिन एक स्थिति देखिए, मैं यहाँ पे ब्लू रंग से दिखा रहा हूँ, ये स्थिति ऐसी आ गई है कि समय भी बढ़ रहा है और लेकिन सीखने की जो मात्रा है वो वहीं पर रुक गई है, न तो कम हो रही है न ज़्यादा हो रही है। और फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, स्थिति द्वारा से आगे उसने प्रारंभ सीखना स्टार्ट कर दिया। तो जो बीच का जो समय आया जिसमें उसने सीखना बंद कर दिया था, वही क्या कहलाता है? आपका अधगम का पठार कहलाता है। वही आपका क्या कहलाता है? अधगम का पठार। और यह इसको वक्र के द्वारा भी आपको ऑप्शन में पूछ सकता है कि किस वक्र में या किस कर्व में अधगम का पठार निरूपित हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप पहचानेंगे कि जहाँ सीखने की स्थिति क्या है, न्यून हो, सीखने की स्थिति न्यून नहीं, जीरो बोलेंगे, जहाँ शून्य हो, जहाँ पर सीखने की स्थिति क्या है, शून्य हो, जहाँ पर सीखना बंद हो गया हो, वही क्या होता है? अधगम का पठार होता है। देखिए, अधगम के पठार के कारण क्या होते हैं, क्या स्थिति बनती है कि बच्चा सीखना बंद कर देता है? देखो, पहला स्थिति होती है बिंदु का परिवर्तन। कैसे बिंदु का परिवर्तन? देखिए, जैसे बच्चा क्लास में पढ़ रहा है नाउन चैप्टर, तो उसके नाउन चैप्टर अच्छे समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही वह अगले बिंदु पे हम पहुंचे प्रोनाउन पर, तो बच्चे के समझ में आना बंद हो गया। मतलब एक ऐसी बिंदु आ गई जहां पर उसको वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जैसे ही वह पहुंचा, वहां पर उसको प्रोनाउन आना समझ में बंद हो गया। और जब प्रोनाउन से हम दूसरी स्थिति पे कभी जाएंगे तो दोबारा से उसकी स्थिति समझ में आने लग जाएगी। जैसे एडजेक्टिव पे पहुंच गए तो उसके एडजेक्टिव समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बीच में एक बिंदु जो चैप्टर आया था, उसको चैप्टर बोलेंगे, एक टॉपिक बोलेंगे। जो प्रोनाउन था वह चैप्टर एक ऐसा आया था जो उसका क्या है, उसको सीखना बंद कर दिया था, या तो बोल लो उस बच्चे के लिए क्या हुआ, बिंदु जो ऐसा है कि जो उसके समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बिंदु ऐसा आ जाता है कभी कभी जिससे कि बच्चा को सीखने में दिक्कत आती है और वह सीखना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो बिंदु के परिवर्तन के कारण भी पठार का निर्माण होता है। दूसरा, विषय वस्तु की प्रकृति। देखिए, विषय वस्तु की प्रकृति, कभी कभी कुछ विषय वस्तु की प्रकृति ऐसी होती है जो बच्चे के समझ में नहीं आती है। इससे मतलब नहीं है कि वो सरल है या सरल है या कठिन है, लेकिन कुछ की प्रकृति ऐसी होती है जो बच्चे के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती है, बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। कोई ऐसी होती है, भले ही बच्चा मैथ में अच्छा है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर होता है बच्चे के लिए जो उसकी समझ में नहीं आता है। यानी कि उस विषय वस्तु की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि जो बच्चे के समझ में नहीं आती है। तो विषय वस्तु की प्रकृति भी पठार निर्माण का कारण होते हैं।
तीसरा, शिक्षक की शिक्षण विधि, यानी कि जो शिक्षक है, जो शिक्षक को पढ़ाने की जो विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, वह इस प्रकार हैं कि जिससे बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा है। वह जो टीचर का समझाने का तरीका इस तरीके का है जो बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा है, और जो टीचर का पढ़ाने का जो तरीका है वो बच्चे को मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है कि कैसे मैं उसको समझूं। तो मतलब शिक्षक पर भी निर्भर करता है, यानी कि शिक्षक भी उसके लिए उत्तरदायित्व हो जाता है पठन निर्माण के लिए। आगे, बालक के सीखने की इच्छा। हाँ, कभी कभी बालक के सीखने की इच्छा भी पठन निर्माण का कारण बन जाती है। जैसे बच्चा बिल्कुल होशियार है, उसको अच्छा समझ में आता है, पढ़ाने वाला टीचर भी बिल्कुल अच्छा है, लेकिन क्या है, बालक के सीखने की इच्छा नहीं है पढ़ने की इस टाइम पे, और आप उसको पढ़ाए जा रहे हो, लेकिन उसका मन कहाँ है, खेलने में ध्यान है कि मुझे खेलने जाना है, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती उसको पढ़ाने बिठा के और ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हो, मतलब बच्चे की इच्छा नहीं है बिल्कुल कि वो पढ़े, और फिर आप उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो क्या है, यह भी पठन निर्माण का कारण होगा। वह इस टाइम बिल्कुल भी ज्ञान को ग्रहण नहीं करेगा, उस टाइम उसका अधिगम नहीं होगा। तो उस बालक के सीखने की इच्छा भी बिल्कुल निर्भर करती है। सीखने का समय, देखिए कोई कोई समय ऐसा होता है जिस टाइम पे बच्चे के समझ में आना बंद हो जाता है। जैसे जब बच्चा विद्यालय जाता है तो जब पहला पीरियड और दूसरा पीरियड जब होता है तो वह बच्चा बिल्कुल ऊर्जावान होता है, स्फूर्तिवान होता है, तो उसका अधिगम जो है अधिक मात्रा में होता है। जैसे ही उसका लंच टाइम होता है, बीच में जब उसका कुछ समय बाद, तो अधिगम की थोड़ी जो है डिक्रीज हो जाता है, मतलब उसका जो माइंड है थोड़ा थकावट महसूस करता है, जिससे कि उसका जो अधिगम है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब लास्ट में पहुंच जाता है, कि जब लास्ट पीरियड में पहुंच जाता है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो बच्चे का दिमाग है बिल्कुल अधिगम ग्रहण करना बंद कर देता है। यानी कि पढ़ते पढ़ते, सुबह से पढ़ते पढ़ते जो लास्ट टाइम एक ऐसा आ जाता है कि बच्चे का जो दिमाग है चीज़ों को समझना बिल्कुल बंद कर देता है, बिल्कुल थकावट महसूस करता है, और अधिगम क्या है, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, और यही क्या बन जाता है, पठार का कारण बन जाता है। यानी कि सीखने का समय भी इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो देखिए, ये पठार निर्माण बताया मैंने, पठार निर्माण कैसा होता है, अधिगम का पठार कैसे होता है, यानी कि यहाँ एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाना जहाँ पे उसका ज्ञान का बिल्कुल स्थायी हो गया, न तो कम हो रहा है न ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, दूसरा, अधिगम का जो पठार के एटसेट्रा, इसलिए कहा है मैंने कि और भी कारण हो सकते हैं अधिगम पठार के, पर जैसे पर्यावरण से उसको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, घर परिवार की स्थितियाँ हुई, और भी कारण हो सकते हैं। वो माँ अपनी मेंटलिटी से लगा सकते हैं, पहचान कर सकते हैं जब ऑप्शन में आएगा कि हाँ ये उसके अधिगम पठार के लिए कारण बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसलिए मैंने एटसेट्रा लिखा है। जो लेकिन जो मेन बिंदु वो मैंने लिखा दिया यहाँ पे, बाकी हम समझ के आगे कर लेंगे। अब आते हैं अधिगम के वक्र, कर्व्स ऑफ लर्निंग। जो अधिगम के जो वक्र बनते हैं वह किस तरीके से बनते हैं, और वह सभी परीक्षाओं में, जितनी भी हमारी शिक्षक पात्रता भर्ती और शिक्षक भर्ती परीक्षा होती हैं, उन सभी में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है अधिगम वक्र से क्वेश्चन एक जरूर आता है। तो अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक अधिगम वक्र, या उसको बोलते हैं सकारात्मक, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉनकेव कर्व। ठीक है, देखिए ये कैसे बनता है, ये देखिए, ये आपको दिखा रहा है सीखने की मात्रा, ये दिखा रहा है सीखने का समय। सकारात्मक या धनात्मक वक्र बोलते हैं इसको, कॉनकेव बोलेंगे। देखिए उसकी स्थिति क्या, सीखने की मात्रा बढ़ती जा रही है, यानी कि सकारात्मक की दिशा में बढ़ रहा है, वो धनात्मक हो रहा है, उसकी जो अधिगम की मात्रा है बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है, अधिगम सकारात्मक या धनात्मक बोलेंगे, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कॉनकेव। ठीक है, अब दूसरे अधिगम पे चलते हैं, ऋणात्मक अधिगम वक्र। ऋणात्मक अधिगम वक्र बोलते हैं, या नकारात्मक बोल दो, या इसको बोल दो कॉन्वेक्स कर्व बोल दो। ठीक है, ये कैसे होता है, देखिए सीखने की मात्रा को दर्शा रहा है, ये सीखने का समय। देखिए पहले तो बढ़ा था उसकी सीखने की मात्रा, लेकिन क्या है, फिर जैसे समय बढ़ रहा है उसकी जो सीखने की मात्रा है कम होती जा रही है, सीखने की मात्रा कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी कि क्या है, यह ऋणात्मकता की ओर चल रहा है, यानी कि नकारात्मकता की ओर चल रहा है, यानी कि जो अधिगम है उसका कम होता जा रहा है। अधिगम को जो अधिगम करने की जो उसकी प्रोसेस है वो क्या है, बच्चे की कम होती जा रही है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ऋणात्मकता या नकारात्मक अधिगम वक्र बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व। तीसरा वक्र देखिए, सरल रेखीय अधिगम वक्र, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व। देखिए ये कैसे बनता है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन, ये सीखने की मात्रा है और सीखने का समय, यानी कि ये एक सरल रेखीय वक्र बोला जाता है। ये एक सीधी रेखा में, न तो इसमें अधिगम कम हो रहा है
अधगम इसमें बढ़ रहा है, एक सीधी रेखा में बनता है, इसलिए इसको रिज कोणीय अधगम वक्र भी कहते हैं या स्ट्रेट लाइन कर्व भी इसको बोलते हैं। इसमें अधगम की जो मात्रा है समय के साथ साथ जो सीखने की मात्रा है वो कैसी चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है, न कम होती है न ज़्यादा होती है, इसलिए इसको सरल रेखीय अधगम वक्र बोलते हैं। ये 3 हो गए। अब चौथा पे पहुँचते हैं हम। चौथा होता है हमारा एस या यू आकार का अधगम वक्र, या उसको मिक्स्ड कर्व भी बोल देते हैं। अब देखिए एस कैसे बन रही है इसमें, अगर आप उसको तरीके से देखोगे तो देखो इसमें एस आकृति लगभग महसूस हो रही है हमें, और एस के साथ भी हमें यहाँ पे देखिए इस जगह पे यू आकृति महसूस हो रही है, तो इसको एस या यू आकार का अधगम वक्र हम कह सकते हैं। और ये एक मिक्स्ड कर्व इसलिए बोला जाता है कि देखिए इसमें अधगम सकारात्मक तक की ओर जा रहा है, फिर नकारात्मकता की ओर आया, यानी कि धनात्मक भी चला गया, ऋणात्मक भी चला गया। स्ट्रेट लाइन इसलिए बोल देंगे इसको कि स्ट्रेट में एक स्थिति, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो लगभग एक स्थिति आएगी कि वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन को भी टच करेगा, धनात्मक को भी टच करेगा, ऋणात्मक को भी टच करेगा, यानी कि इसमें मिक्स्ड हो गया, इसलिए इसको मिक्स्ड कर्व बोलते हैं। या एस आकार का कर्व बोल दो या यू आकार का कर्व बोल दो, ये एक ही बात होती है। या चौथा नंबर का कर्व होता है। तो देखो 4 प्रकार के मैंने कर्व बताए, धनात्मक, ऋणात्मक और स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखीय, और एक हो गया एस या यू आकार का अधगम वक्र। ये चारों आते हैं। और एक ऑप्शन ये भी पूछा जाता है कि इन 4 में से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कर्व होता है वह कौन सा होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्व कौन सा माना जाता है। तो देखिए सबसे जो सर्वश्रेष्ठ कर्व माना जाता है, जो सबसे अच्छा कर्व माना जाता है, वो पहले नंबर का माना जाता है, धनात्मकता या सकारात्मक अधगम वक्र। इसमें क्या है, बच्चा धनात्मकता की ओर चलता है, सकारात्मकता की ओर चलता है और उसको अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। और प्रत्येक टीचर को चाहिए, देखिए वैसे तो प्रत्येक बच्चे की सीखने की जो क्रिया होती है सब अलग अलग होती है, उन्हीं के आधार पर ये वक्र बांटे गए। कोई बच्चा धनात्मक की तरफ सीखता है, कोई ऋणात्मकता की तरफ सीखता है, कोई सरल रेखा में सीखता है, कोई ऐसे आयु काल में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी ज़्यादा सीखता है कभी कम सीखता है। लेकिन प्रत्येक हमारे टीचर का जो होते हैं, हमारे जो अध्यापक गण होते हैं, उनका कर्तव्य होना चाहिए कि वो प्रत्येक बच्चे को, अपने अपने शिष्य को वह हमेशा मोटिवेट करें, हमेशा उसको मोटिवेट रखें कि हमेशा वह एक धनात्मक सकारात्मक वक्र बनाए, यानी कि हमेशा ज्ञान में अपनी वृद्धि करते हुए आगे बढ़े। ये हमेशा उसको मोटिवेट करना चाहिए हमारे टीचर्स को। इस तरह बच्चा अपने ज्ञान में वृद्धि प्राप्त करता रहेगा। और सबसे सर्वश्रेष्ठ वक्र कौन सा माना जाता है, धनात्मकता या सकारात्मक वक्र माना जाता है। ऑप्शन में ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि पूछ लेगा कि बताइए सरल रेखीय वक्र में कौन सा है। 4 वक्र दे दिए जाएंगे। मैंने 4 वक्र आपको दिखा दिए हैं कैसे बन रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आपको ये भी बता दिया है कि मैंने जो अधगम का पठार बनता है वो कैसे स्थिति में बनता है, कहाँ बनता है। और देखिए इस तरीके से मैं कंटेंट को पूरा करा रहा हूँ और आगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा कंटेंट कराऊंगा साइकोलॉजी का, सच में जो बार बार मैं कहता हूँ कि ना आपने कभी पढ़ा होगा ना कभी अब आगे पढ़ोगे। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रहती है, फिर भी मुझे आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे कभी कभी मैं बोलने में हल्की सी दिक्कत कर जाता हूँ, थोड़ी हेजिटेशन होती है, लेकिन फिर भी मैं अपना जो कंटेंट आपको देता हूँ आप थोड़ा उसको समझते हुए आप आगे बढ़िए, और कोशिश करूँगा आगे मैं और अच्छा कर पाऊँ और जो हमारे चैनल है वो आगे और अच्छा कर पाए। इसलिए अब आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग और अपना जो भी हमें आप बताओगे उसमें सुधार के लिए हम करते रहेंगे। ये मेरी वीडियो थी, देखिए बाल विकास के लिए मैंने इसमें जो बाल विकास की अवस्थाएं बताई गई थी, मैंने इस वीडियो को आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए, साइकोलॉजी बाई प्रवीण शौकर प्लेलिस्ट में चले जाइए, वीडियो नंबर 5 है ये। इसमें बहुत अच्छे से मैंने बाल विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं को बताया है मैंने, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा इसकी, अगर आपको चाहिए तो देख लीजिएगा वहाँ से। और बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं प्लेलिस्ट में, अगर आपके जो भाई बंधु जो भी हों तैयारी कर रहे हों उनको बताइए। एक स्थिति ऐसी चल रही है कोरोना काल में, उसको नज़रअंदाज करते हुए स्टूडेंट लाइफ की तरह केवल एक धनात्मकता की दौर जो अभी बताया मैंने, पॉजिटिविटी को लेते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि जितना दूर रहोगे नेगेटिविटी से उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। तो इसी चीज़ को करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे अगर आपकी जो लाइक शेयर करते रहोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। प्लीज़ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कराइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।